आज हम एक ऐसे भारतीय विचारक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम शायद कई लोगों ने सुना भी ना हो, पर जिनके विचार आज की दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं का हल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जोसेफ चेल्लादुरई कुमारप्पा की। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि सोचिए, एक व्यक्ति जो अमेरिका और ब्रिटेन से अर्थशास्त्र की सबसे ऊंची डिग्रियां लेकर आता है, जी, वो भारत लौटकर बड़े बड़े कारखानों के खिलाफ एक बिल्कुल अलग आर्थिक मॉडल की बात करने लगता है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? उनका जन्म तो 1892 में तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था, पर वो गांधी के संपर्क में कैसे आए? ये कोई अचानक हुई मुलाकात नहीं थी। असल में ये विचारों का मेल था। कुमारप्पा ने ब्रिटेन में भारत की गरीबी पर कुछ लेख लिखे थे। अच्छा, और वो लेख किसी तरह गांधी जी तक पहुंच गए और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुमारप्पा को सीधा गुजरात बुला लिया जी। अपने साथ काम करने के लिए। और बस यहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। बिल्कुल। और यहीं से गांधीवादी अर्थशास्त्र की नींव पड़ी। लेकिन ये है क्या? मतलब क्या इसका मतलब सिर्फ चरखा चलाना था या इसके पीछे कोई बड़ा ढांचा था? नहीं, ये चरखे से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। कुमारप्पा के लिए गांधीवादी अर्थशास्त्र का मतलब था अर्थव्यवस्था को उसके नैतिक आधार पर वापस लाना। नैतिक आधार पर? हाँ, उनका मानना था कि जो अर्थव्यवस्था सिर्फ मुनाफे पर टिकी हो वो इंसान को लालची बनाती है और प्रकृति को तबाह कर देती है। तो उनका फोकस गांव पर था, शहरों पर नहीं। जी, स्थानीय संसाधन, आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकरण। इसी सोच पर उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, यानी स्थायी अर्थव्यवस्था। ये नाम आज के सस्टेनेबिलिटी जैसा लगता है। हाँ, लगता है, पर ये उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, आज सस्टेनेबिलिटी का मतलब अक्सर बड़ी कंपनियां अपने तरीकों को थोड़ा बदलकर ग्रीन दिखने की कोशिश करती हैं। सही बात है। कुमारप्पा की स्थायी अर्थव्यवस्था इससे बिल्कुल अलग थी। उनका तर्क था कि असली अर्थव्यवस्था वो है जो प्रकृति के साथ तालमेल में हो, जहां इंसान मशीन का गुलाम ना बने और जहां जरूरतें पूरी हो, लालच नहीं। उन्होंने मधुमक्खी का उदाहरण दिया था। अच्छा, कि जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है बिना उसे नुकसान पहुंचाए, वैसी ही हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। कमाल है। तो वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो जमीन पर भी काम कर रहे थे। हमारे सूत्र बताते हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी पूरी तरह सक्रिय थे। बिल्कुल, और उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना अधूरी है। इसीलिए वो जेल भी गए। हाँ, नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक कई बार जेल गए। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, भारत और ब्रिटेन के वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने की। जी। तो वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बना रहे थे, उन्हें लागू करने के लिए लड़ भी रहे थे। और आजादी के बाद भी उनका काम जारी रहा। उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। हाँ, 1934 में। उस समय तो नेहरू जैसे नेता बड़े उद्योगों और बांधों पर जोर दे रहे थे। तो क्या इन दोनों विचारधाराओं में कोई टकराव हुआ? टकराव तो था ही। नेहरू का मॉडल सोवियत संघ से प्रेरित था, मतलब बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण। और कुमारप्पा का मॉडल बिल्कुल उल्टा था। जी, उनका मानना था कि ये रास्ता भारत के गांवों को तबाह कर देगा। उन्होंने तो 1946 में गांधीवादी सिद्धांतों पर एक स्थायी योजना का मसौदा भी तैयार किया था। नेहरू की योजना आयोग के मॉडल के एक विकल्प के तौर पर। बिल्कुल, लेकिन अंत में नेहरू का विजन ही अपनाया गया। उनके जीवन का अंत भी काफी मार्मिक रहा। कहते हैं गांधी जी की हत्या का उन पर बहुत गहरा असर हुआ था। बहुत ज्यादा। गांधी उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक तरह से आध्यात्मिक गुरु थे। तो 1948 के बाद उन्होंने खुद को अलग कर लिया। लेकिन मार्मिक संयोग है कि उनका निधन 30 जनवरी 1960 को हुआ। ठीक उसी तारीख को जिस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। जी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। तो इन सभी स्रोतों से हम कुमारप्पा को कैसे समझें? एक अर्थशास्त्री, एक स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो शायद कभी पूरी तरह साकार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कुमारप्पा ने जिस स्थायी अर्थव्यवस्था की बात की थी, वो उस वक्त शायद कुछ लोगों को अव्यवहारिक लगी होगी। पर आज